हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हमने पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो पहले तो उस वर्ड को समझो। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है लोकेशन, पोजीशन। आपने कभी वॉर बेस्ड मूवी देखी होगी तो उसमें आपने सुना होगा कि जब कोई आर्मी वाला अपने कमांडर को फ़ोन करता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पर टेररिस्ट होने की संभावना लग रही है, तो कमांडर क्या पूछता है कि उस जगह का कोऑर्डिनेट बताओ, लोकेशन बताओ। तो फिर ये जो आर्मी ऑफिसर है वो क्या करता है, वहाँ का कोऑर्डिनेट बताता है और फिर यहाँ से जो कमांडर होते हैं वो शेल फायर करवाते हैं। शेल फायर मतलब आर्टिलरी से फायर करवाते हैं, तो जो भी वहाँ पर आतंकवादी होते हैं वो मारे जाते हैं। तो ये सब क्यों हो पाया? ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि हमने लोकेशंस को प्रॉपरली मेजर कर रखा था। हमने लोकेशन को प्रॉपरली मेजर कर रखा था। जो जीपीएस सिस्टम होता है, जीपीएस सिस्टम के बेसिस पे तो बताया जाता है कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ और जो कैब आपने बुकिंग करा रखी है वो प्रॉपरली आपके तक क्यों पहुँच पाता है? बिकॉज आपका जो कोऑर्डिनेट है उसकी एक फिक्स वैल्यू है। आप जहाँ पर खड़े हैं उसकी एक फिक्स वैल्यू है। अर्थ को हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में डिवाइड कर रखा है। उससे क्या हो जाता है कि जो लोकेशन होती है वो फिक्स हो जाती है और हमारा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये जो चैप्टर है इट्स ऑल अबाउट लोकेशन एंड लोकेशन से रिलेटेड कैलकुलेशंस। लोकेशन एंड लोकेशन से रिलेटेड कैलकुलेशन। अब जैसे अर्थ को तो हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में बांट रखा है, वैसे ही जब हम पेपर में लिखते हैं तो पेपर में हम किसी भी पेपर को एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस में डिवाइड करते हैं। हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं एक्स एक्सेस एंड वर्टिकल को बोलते हैं वाई एक्सेस। तो वहां पर अगर कोई पॉइंट है तो पॉइंट को आप कैसे दिखाते हो कि एक्स एक्सेस वाइज इतना ट्रेवल करो, वाई एक्सेस वाइज इतना ट्रेवल करो, पहुंच जाओगे वहां पर। ठीक है, तो इस वे में हम किसी भी पॉइंट की जो प्रॉपर लोकेशन होते हैं उसको मेजर कर देते हैं। अदरवाइज हम कैसे बताएंगे? अच्छा इधर इधर उधर ऐसे नहीं बोल सकते ना। जैसे अगर रैंडमली कभी कोई आपका फ्रेंड आपसे पूछता भाई किधर खड़ा है, तो आप क्या बोलते हो? वो बिल्डिंग के पास खड़ा हूँ, वो वहां पर खंबा है, वो यहाँ है, ये तालाब है, ऐसा, राइट? पर हर चीज को इस वे में स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। तो हमें प्रॉपरली एक कोऑर्डिनेट एक्सेस की जरूरत होती है सो दैट हम किसी भी चीज की प्रॉपर लोकेशन को बता पाए एंड उससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस है उसको कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसे कि मैंने बोला इट्स ऑल अबाउट लोकेशन, इट्स ऑल अबाउट लोकेशन एंड लोकेशन रिलेटेड कैलकुलेशन। नाउ सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, किसी भी पेपर को ग्राफ में कन्वर्ट कर देंगे या सीधे से ग्राफ ही खरीद लो कहीं से। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दो लाइनें मार्क कर दी। एक कहलाएगी एक्स एक्सेस, दिस इज द एक्स एक्सेस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स एक्सेस। एक हो जाएगा वाई एक्सेस और ये हो जाएगा माइनस वाई एक्सेस। ठीक है, दैट इज द प्लस एक्स एक्सेस, ये माइनस एक्स एक्सेस, ये प्लस वाई एक्सेस एंड ये माइनस वाई एक्सेस। क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो एक और एक्सेस आएगा जेड एक्सेस। फिलहाल आपको 2 ही एक्सेस है, एक एक्स एक्सेस एंड एक वाई एक्सेस। ओके ना, अब अगर कोई पूछे कि ये जो पॉइंट है, कोई अगर आपसे पूछे कि ये जो पॉइंट है इसकी लोकेशन बताओ क्या है, लेट्स से ये वाला पॉइंट है, इसकी लोकेशन बताओ क्या है, दिस द पॉइंट, इसकी लोकेशन बताओ क्या है, तो आपको इसको कैसे लिखना है? तो ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस वाइज कितना है, ये पॉइंट, इस पॉइंट में जाने के लिए आपको एक्स एक्सिस वाइज कितना ट्रेवल करना पड़ा, यहाँ सेंटर से, इसको ओरिजिन बोला जाता है। ठीक है भाई, चलो दिस इज नोन एज ओरिजिन। ओरिजिन से पहले आप इस पॉइंट पे जाने के लिए पहले एक्स एक्सिस वाइज कितना ट्रेवल करें, तो एक्स एक्सिस वाइज हम 5 पे पहुंचे। ठीक है, एक्स एक्सिस वाइज कितने पे पहुंचे 5, और फिर वाई एक्सिस वाइज आप कितने गए, तो यहां से यहां पर देखो ये कितनी वैल्यू है 2 है, तो इसका मतलब जो इसका लोकेशन होगा ये क्या होगा 5,2, क्योंकि इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए ये जो येलो स्पॉट है, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमको एक्स एक्सिस वाइज 5 यूनिट ट्रेवल करना पड़ा एंड वाई एक्सिस वाइज 2 यूनिट। तो इसका जो कोऑर्डिनेट निकल के आएगा दैट विल बी 5,2, दैट विल बी 5,2। समझ में आया? गलती से 5,2 को 2,5 मत कर देना, बदल जाएगी चीजें, बदल जाएगी। देखो यहां पर ये जो कॉमा से पहले वाला होता है ना, दिस शुड बी एक्स कोऑर्डिनेट एंड कॉमा के जो बाद वाला होता है ये होना चाहिए वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, कॉमा के पहले वाला कौन? एक्स, कॉमा के बाद वाला कौन? वाई। कॉमा के पहले वाला एक्स, कॉमा के बाद वाला वाई। अगर कोई 5,2 को 2,5 लिख देता है तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा जरा समझो। 5,2 एंड 2,5 का लोकेशन सेम है क्या? 2,5 का मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस, देखो 2,5 राइट, 2,5 का मतलब हो गया कॉमा से पहले वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स और कॉमा के बाद वाला वाई। इसका मतलब ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस वाइज 2 यूनिट चलो, तो ठीक है एक्स एक्सिस वाइज 2 यूनिट चलो, और वाई एक्सिस वाइज कितना बोल रहा है 5 यूनिट, तो 1 2 3 4 5। ये देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, दिस पॉइंट इज 2,5। तो अब मुझे बताओ ये 5,2 है, ये 2,5 है, सेम लोकेशन है क्या? ये सेम लोकेशन है? जी नहीं, ये सेम लोकेशन नहीं है, ये सेम लोकेशन नहीं है। आपने एग्जाम दिया, आपने पेपर दिया, पेपर में आपको आ रहे हैं 85 मार्क्स,
अगर कोई 85 का ऑर्डर चेंज कर दे और उसको 58 बना दे तो क्या सेम बात है? क्या सेम बात है? जी नहीं, ये सेम बात नहीं है। तो यही चीज आपको यहां पर भी ध्यान देना है कि जब भी आप किसी के कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं, तो ध्यान रखें कॉमा से पहले वाला रिप्रेजेंट करता है x एंड कॉमा के बाद वाला रिप्रेजेंट करता है y। क्लियर है एवरीवन? उसी तरीके से आपको बोला जाएगा कि प्लॉट करो 3, -7। मान लो किसी ने बोला 3, -7 को प्लॉट करो। इसका मतलब x वाइज कहां जाना है 3 एंड y वाइज कहां जाना है -7। ठीक है, तो x3 कहां मिलेगा? 1 2 3, ये x3 है और y -7। अच्छा, y माइनस कहां मिलता है? नीचे को। तो देखो ये वाला जो पॉइंट निकल के आएगा, दिस पॉइंट विल बी दिस, यस ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज दिस इज 3, -7। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये 3, -7 है। क्लियर है एवरीवन? उसके बाद अगर मान लो किसी ने आपसे बोला कि एक पॉइंट है 9,7 बताओ कहां पर है 9,7। तो x एक्सिस वाइज 9, ये x एक्सिस वाइज 9 है एंड y एक्सिस वाइज 7। तो यहां से ऊपर 7 की तरफ चलो, तो 7 की तरफ चलोगे तो कहां पहुंचोगे? यहां पर। ठीक है, सो दिस इज 9,7। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? 9,7। क्लियर है एवरीवन? 9,7। ठीक है, वैसे ही कोई बोले कि -3 2 पे चलो, -3 2, इसका मतलब x एक्सिस वाइज -3 है, तो x एक्सिस वाइज -3 एंड y एक्सिस वाइज 2 है, तो y पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो ये रहेगा। ठीक है, दिस इज द पॉइंट -3, 2। मान लो किसी ने बोला कि -5, -4 बताओ, तो ये x की वैल्यू -5 है, y की वैल्यू -4 है। x की वैल्यू -5, तो x -5 ये हो गया और y -4 ये हो गया। सो -5 यहाँ पर एंड -4 यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट -5, -4 एंड -4। ठीक है, तो भाई ये तो आपको ग्राफ प्लॉटिंग करना आ गया, कॉमा के पहले वाला x एंड कॉमा के बाद वाला y। अब इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ोगे दैट विल बी डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, दैट विल बी डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए एक मैं पॉइंट मार्क करता हूं, ये हो गया होगा लिख करके। अगर नहीं लिख पाए हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को पीछे ले लेना और फिर लिख लेना। ठीक, अब जैसे एक पॉइंट यहां पर मैं मार्क करता हूं, ये दिस इज पॉइंट P। ठीक है, ये मेरे पास है पॉइंट P। क्या कोऑर्डिनेट है पॉइंट P के? तो x कितना है 3 और y कितना है 2, तो 3, 2 ये P हो गया। ठीक, एंड दूसरा एक और पॉइंट ले लेता हूं मैं यहां पर, जैसे ये यहां पर 8 हो गया और ये 5। ठीक है, 8, 5 ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 8, 5 और इसको मैंने नाम दे दिया Q का। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q, पॉइंट P एंड Q। ओके, तो अब यहां पर आपसे बोला गया है P एंड Q के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ध्यान से समझिए सवाल क्या पूछा है, P से Q के बीच में डिस्टेंस कितना है। P का कोऑर्डिनेट आपको पता है, Q का कोऑर्डिनेट भी आपको पता है, बट इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप एक चीज जानते हो कि डिस्टेंस निकालने के लिए एक स्केल उठाओ और स्केल से सीधा ऐसी लाइन खींचो, ये यहां से लेकर के यहां तक, एक सीधी लाइन खींचो और इसको मेजर कर दो, तो यही होगा PQ के बीच का डिस्टेंस। ये जो होगा ये PQ के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक, लेकिन एक समस्या ये है, हो सकता है आपके पास स्केल ना हो, और क्या हर बार स्केल से बात बन जाएगी? हो सकता है पॉइंट Q यहाँ पर है और आपके पास स्केल सिर्फ इतना है, तब क्या होगा? तो इसलिए हमें कोई फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना होगा जिससे इजीली दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेजर किया जा सके। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो इसलिए जरा ध्यान दीजिए। हमने क्या किया, एक लाइन x एक्सिस वाइज खींची और एक लाइन y एक्सिस वाइज। तो देखो ये लाइन मैंने x एक्सिस वाइज खींची। ठीक है, ये जो लाइन है दिस लाइन इज x एक्सिस वाइज एंड ये जो लाइन है ये है y एक्सिस वाइज। ठीक है, ये खींचा, दो लाइन खींचा मैंने, एक x एक्सिस वाइज एंड एक y एक्सिस वाइज। ठीक, ओके, तो एक बार फिर से बनाता हूं मैं, ये और ये। हाँ, अब आया येलो कलर, आई वाज सर्चिंग फॉर येलो। अरे येलो आ जा भाई, ऐसा येलो आ रहा है पर ऐसे येलो नहीं आ रहा है, चलो जाने दो। इधर देखो, हाँ, तो हमने क्या किया, एक लाइन ऐसे खींची और एक लाइन ऐसे खींची। ठीक,
तो अब देखो ज़रा, ये 3,2 है, जस्ट एक आखिरी अटेम्प्ट देखते हैं येलो लाइन आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये लो, अब तो आनी ही चाहिए, यस अब आ गई। हाँ, तो अब ज़रा देखिए और इसको समझिए। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसे एक्स एक्स वाइज खींची और एक वाई एक्सेस वाइज, और याद रखना वाई की जो लाइन होगी वो वर्टिकल होनी चाहिए, एकदम सीधी होनी चाहिए, और एक्स एक्सेस वाली लाइन एकदम सीधी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए एक्स एक्सेस के पैरेलल। ऐसा मत कर देना कि एक लाइन ऐसा टेढ़ी खींच दी और एक लाइन ऊपर से ऐसा टेढ़ी खींच दी, नहीं, ये जो दो लाइन है ये शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो दो लाइनें हैं, ये दीज टू लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या था, ये वाला पॉइंट था हमारा 3,2, ये वाला पॉइंट था 3,2, ठीक है। अच्छा, अगर ये पॉइंट P है, ये Q है, इसको एक नया पॉइंट का नाम देते हैं, दिस पॉइंट इज R। तो जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वही x कोऑर्डिनेट तो इसका भी होगा, क्योंकि देखो लाइन सीधी है ना, नहीं सॉरी x नहीं y, सॉरी, जो y कोऑर्डिनेट इसका होगा वही y कोऑर्डिनेट इसका होगा, क्योंकि यहां से ऊपर जाने के लिए दो डिस्टेंस जाना पड़ रहा है, तो यहां से ऊपर भी तो दो डिस्टेंस है। इसका मतलब जो अगर इसके y कोऑर्डिनेट 2 है तो इसका भी तो y कोऑर्डिनेट 2 होगा, ठीक है। और अगर x के बारे में बोलूं, x के बारे में, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर 8 है तो इसका कोऑर्डिनेट भी क्या रहा होगा, 8 रहा होगा, ठीक है। याद रखो, एक चीज याद रखो, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, याद रखना, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो x की वैल्यू सेम रहती है, x की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो उनका x सेम होता है। तो अभी ये देखो, ये जो QR है ये y एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इन दोनों का x सेम होगा, इसका x अगर 8 है तो इसका भी x 8 है, ठीक है। बट अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो ऐसे में इनका जो y होता है वो सेम होता है, इनका जो y होता है वो सेम होता है, ठीक है। अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो x सेम होगा, और अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो उनका y सेम होगा। तो ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल टू x एक्सिस है, इसके लिए इसका y सेम है, तो इसका y अगर 2 है तो इसका भी y क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर एवरीवन? नाउ अब दूसरी बात पे आते हैं। तो देखो, अब एक चीज समझो जरा, यहां पे जो ये डिस्टेंस है P से R के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो यहां पर हम सिर्फ x को देखेंगे, देखो y तो सेम है ना, तो y से तो फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ x से देखेंगे, तो ये 3 है और ये 8 है, तो 3 और 8 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया। शुरुआत में आपके पास 3 रुपया था, बाद में 8 रुपया हो गया, तो कितना कम आया, तो 8 - 3 दैट इज 5। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये जो डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 5 हो गया। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, इसमें देखो x एक्सिस सेम है, तो डिफरेंस किसका है, y एक्सिस का, तो ये 5 है और ये 2 है। शुरुआत में 2 रुपया था, 5 रुपया हो गया, तो डिफरेंस कितना है, 5 - 2 दैट इज 3। तो अब आप एक चीज सोचो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये जो हाइपोटेनस होगा ये कितना होगा। तो हाइपोटेनस के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट, ये बन जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। जो भी होगा इसको सॉल्व करेंगे, आंसर तो आ ही जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग बिना स्केल के P से Q के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिना स्केल के P से Q का बीच का जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकाला, पॉइंट P था और ये पॉइंट Q था, पॉइंट P एंड Q, P से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, Q से हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन बनाई, इन दोनों लाइन को हमने जोड़ दिया और एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ये पॉइंट 3,2 था, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी उसका y सेम होगा, तो इसका 2 है तो इसका भी 2 है, और जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी उसका x सेम होगा, इसका 8 है तो इसका 8 है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, 5, क्योंकि यहाँ पर x कितना था 3 और यहाँ पर x कितना हो गया 8, तो 3 और 8 के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 5 होता है। यहाँ पर y एक्सिस देखा जाएगा, क्योंकि x तो सेम है, देखने से फायदा नहीं है, y एक्सिस सेम है, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 है, तो 5 - 2 कितना होता है, 3, तो ये वाला कितना हो गया 3। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 5 है और ये 3 है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट 5 स्क्वायर, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अंडर रूट 5 स्क्वायर कितना होता है, तो बच्चे लोग ये तो आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। सो देखो जरा, अंडर रूट 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो कितना हो गया 9, 10, 11, 12, 13, 14,
2 और 1 3 √34। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई? √34। तो आई ना वैल्यू, जो भी आई, पर आई तो सही वैल्यू, ठीक है। अब ये तो चलो पॉइंट थे, अगर पॉइंट ना होता, इसकी जगह अगर रैंडमली a, b लिखा होता, a1 b1 लिखा होता, x1 y1 लिखा होता, तब क्या होता? तब क्या होता? तो जरा समझिए, अभी मैं इन पॉइंट्स को हटा रहा हूं और इस पॉइंट की जगह पर अब मैं लिखूंगा x1 y1 एंड x2 y2 और उसी से तैयार होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए जरा, ये वाला पॉइंट है x1 y1, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है? x1 y1, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है x2 y2, ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं इस r की बात करूं तो इस r में जो ये पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? तो जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो y सेम होता है, तो इसका मतलब इसका y क्या हो जाएगा? y1, ठीक है। इसका जो y होगा वो क्या होगा? y1। और जब लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो x सेम होता है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? x2, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? x2 एंड y1। तो अब मुझे ये चीज बताओ कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा? इन दोनों का तो y सेम है, तो डिस्टेंस क्या होगा? x2 माइनस x1। सिमिलरली इसका डिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों का तो x सेम है, तो y का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? y2 माइनस y1, ठीक है। सो दिस इज y2 माइनस y1 और ये क्या है? x2 माइनस x1। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है कि नहीं? अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और जब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम, देखो ये PQ है, हाइपोटेनस ना, हाइपोटेनस का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? PQ कर रहा है। हाइपोटेनस का यहाँ काम यहाँ पर कौन कर रहा है? PQ। सो PQ क्या हो जाएगा? अंडर रूट दिस स्क्वायर, ये वाला क्या है? x2 माइनस x1, दिस इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू क्या है? y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला बन के आता है, दिस इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसमें PQ क्या था? हाइपोटेन्यूज। x2 माइनस x1 क्या था? ये बेस का स्क्वायर था। x2 माइनस x1 क्या था? बेस था, तो अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस ये क्या है? y2 माइनस y1 हाइट, तो प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम इज व्हाट? हाइट स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, या स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो रूट आ जाएगा, सो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बेस कितना है? x2 माइनस x1 और हाइट कितना है? y2 माइनस y1, तो ये बन गया, ठीक है। दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है एवरीवन? अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं समझ में आया तो सीधा याद कर लो, दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और यही फॉर्मूला क्यों आया? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और ये पाइथागोरस थ्योरम है बेसिकली, ठीक है। तो एक तो हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। ऑलराइट, एक काम करना है, आपको ये वीडियो पॉज करना है, इन सारी इंफॉर्मेशन को लिख लेना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके एक बार इसको लिख लीजिए। 3 2 1 गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये तो हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तो हमने कर दिया। एक फॉर्मूला और होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट मतलब क्या? जैसे एक लाइन है, इसका ये वाला पॉइंट है P और ये वाला पॉइंट है यहाँ पर Q। दिस इज P। P का कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2। और कोई आपसे बोले कि जो इनका मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? मिड पॉइंट लेट से R है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? तो मिड पॉइंट क्या होता है? इन दोनों वैल्यू का एवरेज होता है, इन दोनों का एवरेज होता है। जैसे कोई बोले कि 3 और 5 का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? कौन है? 3 के बाद 3 और 5 के बीच का कौन नंबर है? 4 है। तो जो ये नंबर है, ये नंबर क्या है? दिस नंबर इज 4, ठीक है। ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है? ये नंबर है 4। तो 3 और 5 के बीच में क्या आता है? 4 आता है। अब ये तो चलो हमको कॉमन सेंस से हमने निकाला, इसको फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? तो ये जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट विल बी व्हाट? 3 प्लस 5 अपॉन 2 कर दो, एवरेज निकाल दो ना। 3 प्लस 5 अपॉन 2, तो 3 प्लस 5 कितना होता है? 8। 8 अपॉन 2 कितना होता है? 4। तो यही तो 4 है वो। तो फॉर्मूला लगा के भी किया जा सकता है, और अगर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करोगे तो भी किया जा सकता है। अब कॉमन सेंस बार बार लगाते बैठेंगे तो थक जाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि सीधा उसमें फिटिंग किया, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? इन दोनों का एवरेज। तो x कैसे निकलेगा? तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर दो, तो इससे क्या आ जाएगा? x कोऑर्डिनेट। और y कैसे आएगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है।
तो r का जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो कैसे आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 करके, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2 करके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला, बहुत ही आसान है। उसके बाद एक होता है सेक्शन फॉर्मूला। कई बार ऐसा सवाल आ जाता है कि ये लाइन है P एंड Q, इसको एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। लेट्स से इसको डिवाइड करना आपको 2:1 के रेशियो में, कितना रेशियो, 2:1 के रेशियो में। 2:1 का रेशियो का मतलब क्या होता है कि टोटल टुकड़े इसके 2 + 1 3 होंगे, ठीक है। कोई आपसे बोले कि एक चॉकलेट है, उसको 2:1 के रेशियो में बांटो, इसका मतलब क्या होता है, उस चॉकलेट का जो 2 हिस्सा होगा वो इसको मिलेगा और 1 हिस्सा इसको मिलेगा, तो टोटल कितने हिस्से हुए, 2 और 1 3 हिस्से हुए। तो इस लाइन के 3 हिस्से कर देने, 3 हिस्से में से 2 हिस्से इसके पास जाएंगे, 1 हिस्सा इसके पास जाएगा, इसका मतलब ऑब्वियसली वो पॉइंट यहां पर आएगा, तभी तो ये 2 हिस्सा है और ये 1 हिस्सा है, राइट। तो ऐसे में इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या है, इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या है, तो कैसे निकलेगा। तो यहां पर आप ये समझो कि जरूरी नहीं कि हर बार 2:1 का ही रेशियो, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इसको नाम दे देते हैं m1 और इसको नाम दे देते हैं m2, और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है q का x2 y2। तो r का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो r का x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये होगा, r के x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एंड y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे लोग। देखा जाए तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इसी का ही एक स्पेशल केस है, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, जब यहां और यहां का रेशियो 1:1 का हो गया, है कि नहीं, जितना इसको मिला उतना इसको मिला, तो रेशियो क्या हो गया 1:1। तो अगर m1 और m2 की वैल्यू 1 1 कर दो तो 1 + 1, ठीक है। मिड पॉइंट में क्या हो जाता है, m1 की वैल्यू भी 1 है और m2 की वैल्यू भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 × x2 क्या रह जाएगा, x2 प्लस 1 × x1 क्या रह जाएगा, x1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो x2 प्लस x1 अपॉन 2 वही है, x2 प्लस x1 अपॉन 2 वही है ना। सिमिलरली वही y का भी वही चक्कर है, m1 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो सिर्फ y2 रह जाएगा, m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी y1 रह जाएगा, तो y2 प्लस y1 अपॉन 1 + 1 2, तो ये क्या बन गया y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 वही बात आ गई। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इज अ स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला ओनली, ठीक है। तो पॉज करके जल्दी से आपको इसको लिख लेना है। तो बेसिकली 3 फॉर्मूला देख लिया, कौन से, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। बोलिए साथ साथ में बोलिए, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ओके। फिर से एक बार और, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, x के लिए क्या है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, क्लियर। और जब y की बात आएगी तो x1 x2 को हटा के y1 y2 कर देना, तो क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं। तो इसको कॉपी करने के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। कमिंग टू द क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। आपको डिस्टेंस निकालना है फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, तो ठीक है जी निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सो हाँ, पहले ये पॉइंट दे रखा है, इसको नाम दे देंगे हम लोग, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज x1 दिस इज y1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को मैं d भी लिख सकता हूँ या फिर डिस्टेंस को मैं PQ भी लिख सकता हूँ। मान लो अगर ये पॉइंट P होगा और ये Q होगा तो डिस्टेंस की बजाय मैं क्या लिखूंगा, PQ लिखूंगा। कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। सो PQ क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है, √। अब उसके बाद x2 की वैल्यू क्या है 4,1, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या, सॉरी x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2, तो 4 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना है 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 और ये इसका स्क्वायर, तो √4 - 2 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 - 3 कितना होता है -2 का स्क्वायर कितना होता है +4, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, 8 का मतलब कितना हो जाएगा 2√2,
रूट 8 को सॉल्व करोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 2√2। ठीक है, सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,1? इट इज 2√2 यूनिट, 2√2 यूनिट। अब अगर मीटर में होता तो मीटर लिखते, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर लिखते, पर कुछ दिया नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ यूनिट आप लिख देंगे। ठीक है, ईजी है बहुत। अच्छा, हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आए कि सर क्या मैं इसको x2 y2 बना दूं और इसको x1 y1 बना दूं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इसको p का नाम दे दो और इसको q का, या उल्टा कर दो, इसको q का नाम दे दो, इसको p का, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको x1 y1 बना दो, इसको x2 y2 बना दो, या उल्टा कर दो, इसको x2 y2 और इसको x1 y1 बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता है, जरा समझो। अगर ये x2 माइनस x1 की जगह कोई x1 माइनस x2 भी लिख देता तो भी आंसर वही आना था। रीजन क्या है, 4 माइनस 2 करो और फिर उसका स्क्वायर करो, या 2 माइनस 4 करो फिर उसका स्क्वायर करो, आंसर वही आने वाला है, आंसर वही आने वाला है। ठीक है, जैसे 4 माइनस 2 का स्क्वायर किया, देखो 4 माइनस 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इसकी वजह अगर 2 माइनस 4 किया होता तो 2 माइनस 4 क्या होता, माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर अगेन क्या दे देगा 4 दे देगा। इसलिए ऑर्डर कुछ भी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पर ये गलती मत कर देना कि इसका x1 के साथ इसका y2 चिपका दिया और इसके x2 के साथ इसका y1 चिपका दिया, ऐसा नहीं होगा। x1 के साथ y1 ही रहेगा एंड x2 के साथ y2 ही रहेगा, ये गलती मत कर देना बस। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन को करने के बाद आंसर चेक करना बहुत जरूरी है, तो पहले का जो आंसर है वो 2√2 ही है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं है कि इन सब को कराने की जरूरत है। तो अगला जो ये क्वेश्चन है आप वीडियो पॉज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद फिर जाके सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलो ये 2 पॉइंट है। एक काम करते हैं, इस बार मैं इसको x1 y1 ले लूंगा। ठीक है, इसको मैं x1 y1 ले लेता हूं और इसको x2 y2 ले लेता हूं। आपकी मर्जी है, किसी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो pq की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, x2 माइनस x1, तो -5 में से माइनस करेंगे -1। ठीक है, देखो -5 में से माइनस करोगे -1, तो -5 में से जब माइनस करोगे -1, तो आपको पता है ना माइनस माइनस का क्या हो जाता है, माइनस माइनस का क्या हो जाता है प्लस, माइनस माइनस इज प्लस, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्लस लिख देंगे, यहाँ पर प्लस लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस अगला क्या, y2 माइनस y1, तो 7 माइनस 3, तो ये बन जाएगा 7 माइनस 3 का स्क्वायर, तो दैट इज अंडर रूट -5 + 1 कितना होता है -4, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और इसका भी कितना हो जाएगा 16, 16 + 16 32। ठीक है, तो 32 कितना होता है, तो रूट निकालना तो आता ही होगा। 32 को ऐसा लिखो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32। अब जब भी आप रूट निकालते हो तो 2 सेम टर्म का एक टर्म बाहर आ जाता है, अगले 2 सेम टर्म का एक टर्म बाहर आ जाएगा, और जो रह जाएगा वो रूट के अंदर वैसा ही रह जाएगा। तो कितना आंसर आया 4√2। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 4√2। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 4√2 यूनिट, 4√2 यूनिट। ठीक है बच्चे लोग, द डिस्टेंस इज 4√2 यूनिट। चेक करेंगे, यस द आंसर इज 4√2। क्लियर है, ऑलराइट। अब उसके बाद तीसरा, द थर्ड वन, थर्ड पार्ट, AB माइनस A माइनस B। चलो इसको x1 का नाम, इसको y1 का, इसको x2 का, इसको y2 का। सो ये क्या हो जाएगा PQ, x2 माइनस x1 -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर, -b का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, -2a का स्क्वायर। तो पहले -2 का स्क्वायर करो, कितना होता है 4, फिर a का स्क्वायर करो a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर करो प्लस 4, b का स्क्वायर करो b स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पर, क्या 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर ऐड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो एक काम कर सकते हैं, 4 कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या 4 रूट के बाहर आ सकता है, आ सकता है, और जब 4 रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो जो ये डिस्टेंस आएगा वो आएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये मत बोलना कि सर देखो ये जो रूट है और ये जो स्क्वायर है ये कट जाएंगे। रूट और स्क्वायर कटते हैं, पर कब कटते हैं? जब होल स्क्वायर होता है। मतलब कि अगर ये ऐसा होता a प्लस बी का होल स्क्वायर होता तब ये रूट और ये स्क्वायर कटता, ठीक है। पर यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या है, a के ऊपर अलग स्क्वायर है और b के ऊपर अलग स्क्वायर है। तो ऐसे नहीं हो सकता कि ये कटा और ये कटा फिर ये कटा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इंडिविजुअल नहीं होगा। ओवरऑल होता तो बात बनती, इंडिविजुअल में बात नहीं बनती है, ठीक है। जैसे कोई सोसाइटी है, सोसाइटी में सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, सोसाइटी के फंड्स में जाता है, तब जाकर के वो सोसाइटी कोई पार्क बनाएगी या कोई जो भी करना होगा वो करेगी। इंडिविजुअली लोग अपने से थोड़ी देते हैं, ठीक है। होगा, देंगे सब लोग, पर जाएगा कहाँ? पहले सोसाइटी के फंड्स में जाएगा फिर काम होगा, राइट। ऐसा थोड़ी होता है कि काम चल रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर पहले एक घर वाले के पास जाएगा कि काम हो गया लाओ तुम पैसा दो, फिर दूसरे के पास जाएगा तुम पैसा दो, फिर तीसरे के पास जाएगा तुम पैसा दो। नहीं, ऐसा नहीं, पहले वो सारी फंडिंग जाएगी सोसाइटी के पास, फिर सोसाइटी आगे पास करेगी। यहां पर वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं कटेगा, लेकिन अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर होता, मिलजुल के कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो कटता, ठीक है। तो चेक करेंगे आंसर, यस आंसर इज 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो बच्चों लोग, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, ये ध्यान में रखना। ज्यादातर मैथ्स में जो दिक्कत होती है उसकी वजह है ये छोटी छोटी गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे ये सब कटिंग वटिंग का चक्कर, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के सावधान रहें, सतर्क रहें। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। ठीक है बच्चों, सेक्शन क्या है पता नहीं, पर एटलीस्ट पहले ये कर लेते हैं, पहला वाला। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36,15। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? तो पहला वाला जो इसका हिस्सा है इसको p नाम देते हैं और इसको q नाम देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये p है और ये q है, तो जो डिस्टेंस होगा p q वो क्या होगा, x2 माइनस x1 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या होगा 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 36 माइनस 0 मतलब क्या हो गया 36 हो गया, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर। तो बच्चों 36 का स्क्वायर कितना होता है, साइड में सॉल्व कर लो। आठ और 1 9, 1296। ये जो वैल्यू बन के आ रही है दिस इज 1296 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो इसमें 225 ऐड कर देते हैं, तो 6 और 5 11, 1521। तो जो ये वैल्यू निकल के आ रही है दिस वैल्यू इज अंडर रूट 1521। सो पी क्यू इज अंडर रूट 1521, ठीक है। क्या ये 1521 रूट से बाहर आ सकता है? तो उसके लिए करना क्या है आप लोगों को, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन पता है ना क्या होता है, यहाँ पे ऐसा लिखो 1521, फिर देखो किस नंबर से ये डिवाइड होता है उसको यहाँ लिखो, फिर ऐसे करके वो याद होगा आप लोगों को। आई थिंक पहले चैप्टर है आप लोगों का, ठीक है। तो इतना तो आना ही चाहिए, तो प्राइम फैक्टर करके इसको देख लेना। तो एक बार ज़रा इसका आंसर हम लोग चेक करेंगे। अच्छा, आंसर रूट 1521 नहीं है, फर्दर सॉल्व किया हुआ है, तो हमारी भी मजबूरी है कि हमको इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो कर ही लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर करो तो कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकता है 3 से? 3 है ना, 507, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा, क्या ये 3 से हो सकता है, देखते हैं। 3 1 3 4 5, मतलब 2 बचे 167, ठीक है। उसके बाद और कौन सा नंबर 167, नहीं 167 नहीं, दिस इज आई थिंक मैंने ये गलत लिख दिया, दिस इज नॉट 169, दिस इज 169 एंड प्रॉबेबली 169 13 का स्क्वायर होता है। 3 3 9, 3 1 3,
1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, यस 169। तो मतलब 13, 13 ज़ा 169, 13 1 ज़ा। तो मतलब मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि √1521 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 13 × 13। तो मैंने क्या बोला, दो सेम नंबर का एक नंबर बनाना है। तो ये 2 3 का एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 13 का एक 13 बाहर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 39 यूनिट्स, 39 यूनिट्स PQ। तो ये जो डिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये डिस्टेंस कितना है, 39 यूनिट। ठीक है भाई, चलो द डिस्टेंस इज 39 यूनिट। अभी चेक करेंगे, यस द आंसर इज 39। ओके, तो ये तो पहला वाला हिस्सा हो गया। दूसरा वाला हिस्सा क्या बोला है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन A एंड B, टू टाउन A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2, अच्छा सेक्शन 7.2 के हिसाब से ओके बात वही है। इसको लिख लिया बच्चे लोग, आप लोगों ने इसको लिख लिया, मिटा दूं। तो ये जो आपका 7.2 का सेक्शन है वो भी सेम ही बात बोल रहा है कि भाई ये ऐसा कुछ है एंड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो एक टाउन यहाँ पर है, दिस इज द टाउन है। तो टाउन है अगर यहाँ पर होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0, और दूसरा टाउन है यहाँ पर B और ये टाउन B है, इसका कोऑर्डिनेट है 36,15। दिस इज 36,15। तो देखो एक चीज नोटिस करो जरा, यहाँ से ये ज्वाइन हुआ, यहाँ से ये ज्वाइन हुआ, है कि नहीं। तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने क्या बोला था, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है उसमें y सेम होता है। तो इसका y 0 है तो इसका भी y 0 है, और जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है उसका x सेम होता है। तो ये 36, ठीक है। तो 36,0 है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगा ये 15 आएगा, और यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस आएगा वो 36 आएगा। दिस इज 15, दिस इज 36। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ए बी निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ए बी निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, √36² + 15²। तो अब आप एक चीज देखो, √36² + 15² क्या देगा आंसर, √1521, जो कि फर्दर आंसर कितना देगा, 39। तो यहाँ पर भी जो आंसर आएगा वो 39 यूनिट ही आएगा। जो आंसर आएगा वो 39 यूनिट ही आएगा, क्योंकि वैल्यू सब सेम है, वैल्यूज आर सेम। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आया। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कॉलिनियर। आपको पता लगाना है कि क्या ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। अच्छा जी, कॉलिनियर का मतलब एक ही लाइन में पड़ने वाले पॉइंट। ठीक है, जैसे एक सीधा लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q और एक पॉइंट है R। तो ये तीनों पॉइंट कैसे हैं आपस में, कॉलिनियर है। क्यों, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। मान लो अगर किसी ने यहाँ पर एक और पॉइंट कर दिया S, और आपसे किसी ने बोला है कि पता करो कि क्या PQS कॉलिनियर है, तो जी नहीं, कॉलिनियर नहीं है, क्योंकि पहले PQ यहाँ आ रहा है और फिर S के लिए सडनली आपको टर्न लेना पड़ रहा है। सो PQS आर नॉट कॉलिनियर। सिमिलरली RQS आर नॉट कॉलिनियर, बट PQR आर कॉलिनियर। ठीक है, तो जब कभी भी 3 पॉइंट कॉलिनियर होते हैं, तो वो एक ही स्ट्रेट लाइन में आते हैं। अच्छा, क्या 2 पॉइंट कॉलिनियर हो सकते हैं? अगर 2 पॉइंट है, क्या वो कॉलिनियर है? ऑब्वियसली 2 पॉइंट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन से ही गुजरेंगे। कभी भी अगर बात किया जाएगा कॉलिनियर का, तो 2 पॉइंट हो गया या 1 पॉइंट हो गया, उसमें ये टर्म आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 पॉइंट से तो ये देखो ये कितनी सारी लाइनें गुजर रही हैं यहाँ से, राइट। सिमिलरली 2 पॉइंट रहे, कैसे भी रहे, तो स्ट्रेट लाइन तो गुजरेगी उससे। कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट 3 पॉइंट से स्टार्ट होता है, कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए, तब जाकर के हम ऐसी बातें बोल सकते हैं। 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा होगा तभी हम ये बोल सकते हैं कॉलिनियर वाला कॉन्सेप्ट, उसके पहले नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही है। चलो, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3, -2, -1 आर कॉलिनियर। एक काम करते हैं, इसका नाम हम दे देंगे P, इसका Q एंड इसका R। तो जब कभी भी पॉइंट कॉलिनियर होते हैं, तो ये देखो ये P है, ये Q है, और मान लेते हैं यहाँ पर R है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी पॉइंट कॉलिनियर होते हैं तो PQ प्लस QR की वैल्यू PR के बराबर होती है। ठीक है, PQ की वैल्यू प्लस QR की वैल्यू PR की वैल्यू के बराबर होती है। अगर ये फॉलो हो रहा है तो मतलब कॉलिनियर है, और अगर नहीं फॉलो हो रहा है तो कॉलिनियर नहीं है। तो सबसे पहले PQ निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले हम निकालेंगे PQ। तो PQ क्या होगा, अंडर रूट। अब PQ के लिए ये होगा x1 y1
और ये होगा x2 y2, ठीक। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, कितनी वैल्यू देगा ये? 2 माइनस 1 होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 होता है माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस 4 दैट इज √5। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आई? √5 आई, ठीक है। इसके बाद अगला निकालेंगे क्यू आर, अगला निकालेंगे क्यू आर। क्यू आर क्या होगा? सेम चीज, क्यू आर विल बी सेम थिंग, अंडर रूट। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है इसको x3 y3 का नाम दे देते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर, तो x3 माइनस x2 तो क्या हो जाएगा? -2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -11 माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना बन गया ये? -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 एंड 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर वैसे तो याद होना चाहिए पर मुझे इस वक्त याद नहीं है। 196, हाँ अब याद आ गया, 196 होता है। सो दिस इज 196। 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11, 212। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 212 निकल के आ रही है, ठीक है, ओके। तो दिस इज द क्यू आर। अब आखिरी पी आर निकालो। पी क्यू निकाल गया, क्यू आर निकल गया, अब पी आर निकालना है अपने को, पी आर। तो पी आर मैं चलो यहां पे निकाल देता हूं पी आर। तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट। अब इस बीच वाले को भूल जाओ, तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये मत बोलना कि बट सर फॉर्मूले में तो x2 माइनस x1 ही आता है, y2 माइनस y1 ही आता है, ऐसा नहीं, नाम में क्या रखा है इतना याद रखो, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अब नाम कुछ भी दिया हो, इसको x1 y1 और इसको x3 y3 दिया हो, या इसको x1 y1 और इसको x10 y10 दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि फाइनल पॉइंट क्या है और इनिशियल पॉइंट क्या है, उन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पर फाइनल पॉइंट क्या है? बीच वाले को उड़ा दो, फाइनल पॉइंट क्या है? तो फाइनल पॉइंट है यहाँ पर -2 एंड -11 और इनिशियल पॉइंट क्या है? 1,5। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, -11 -5 का स्क्वायर। सो दिस इज -2 -1 कितना होगा? -3 का स्क्वायर प्लस ये कितना बन गया? -11 ये -16 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी दे रहा है? तो -3 का स्क्वायर होता है 9, 16 का स्क्वायर आई थिंक 256 होता है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिनों से मैंने भी स्क्वायर किया नहीं है तो अब मैं भी भूल गया हूँ। 6 is 36, 1 6 is 6, 1 1 is 1, 6 6 12, 13 14 15, 256, yes that's correct, 256। तो 9 प्लस 256, तो 9 प्लस 256 कितना हो गया? 256, 57 58 59 60 61 62 63 64 65, 265। तो अंडर रूट 265। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी आई? अंडर रूट 265। नाउ चेक करते हैं, ये पी आर भी आ गया। अब चेक करते हैं कि क्या, देखो जरा, क्या √5 प्लस √212 आपको √265 देता है? क्या ये √265 देता है? √5 प्लस √212 क्या ये √265 देता है? आइडियली तो बच्चे लोग करना क्या है, अपने को इनको नाम तोड़ देना है। जैसे √212 को क्या हम प्राइम फैक्टर करके इसको और श्रिंक कर सकते हैं? चलो एक बार 212 को देख लेते हैं। यहाँ पे 212 को, दिस इज 6 2 5 2 3, तो ये बन गया √53। तो 53 फर्दर हो सकता है? नहीं, वो तो एक प्राइम नंबर है तो इसकी तो कोई पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है, तो ये तो कुछ बात बन नहीं रही है। √5 प्लस √212 √265 तो नहीं दे रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं
कि क्या आंसर है। लेट्स चेक द आंसर, कॉलिनियर है कि नहीं है, हमारा तो नहीं आ रहा है। यस, क्वेश्चन नंबर 3, ABC आर नॉट कॉलिनियर। ओके, तो ये देखो, ये जो है ये इक्वल नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल, ठीक है, क्योंकि √5 प्लस √212 आपको √265 नहीं देता, इसलिए ये कॉलिनियर नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि दिस पॉइंट आर नॉट कॉलिनियर। कंक्लूजन क्या है? नॉट कॉलिनियर, दीज आर नॉट कॉलिनियर। ओके, अच्छा मेरे पास तो जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ ऊपर लिख रखा है, आप ऐसा मत कर देना, आपको ये वाला पॉइंट सबसे नीचे लिखना है, ठीक है, नॉट कॉलिनियर। क्या रीजन है? PQ प्लस QR इज नॉट इक्वल टू PR यहाँ पर, इसलिए ये पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। अगर इक्वल होता, मान लो अगर ऐसा होता, ये 2 होता और ये 3 होता और ये 5 होता, तो पता है ना 2 + 3 गिव यू 5, तो इसका मतलब कॉलिनियर है, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए क्विकली, 3 2 1 गो। चलो आगे बढ़ते हैं। चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। चेक करिए क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं ABC। तो एक काम करो जरा देखो, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया ABC। आप जानते हो आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल हो, कोई भी दो साइड हो सकता है AB AC के बराबर हो, या हो सकता है AB BC के बराबर हो, या हो सकता है BC AC के बराबर हो। कोई भी दो साइड अगर बराबर है तो समझ जाएंगे कि वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो A का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 5, -2, B का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 6, 4 और C का कोऑर्डिनेट है 7, -2। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक AB की वैल्यू निकालेंगे, एक BC की वैल्यू निकालेंगे एंड एक AC की वैल्यू निकालेंगे। फिर चेक करेंगे कि क्या कोई भी दो वैल्यूज इक्वल हैं, और अगर इक्वल हैं तो आइसोसेलेस है। अगर मान लो तीनों ही इक्वल हो जाती तो आप क्या बोलते हैं कि ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल। ये कौन सा ट्राइंगल है? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एक भी इक्वल नहीं है तो इसका मतलब एक भी का मतलब सब अलग अलग है, तो क्या होता है फिर? स्केलेटन ट्राइंगल, ठीक है। तो चलो सबसे पहले AB निकालेंगे, तो AB की वैल्यू क्या होगी? तो भाई नाम तो देना पड़ेगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ X1 Y1, इसको नाम दे देता हूँ X2 Y2, इसको नाम दे देता हूँ X3 Y3। नाम देना तो फॉर्मेलिटी है, मेन बात यह है कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, बस। अब ये फाइनल पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इसको आप X1 Y1 दे दो और इसको X2 Y2 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आप जानते ही हैं। बेसिकली क्या है? अंडर रूट X एक्सिस का डिफरेंस प्लस Y एक्सिस का डिफरेंस। तो AB के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट AB के लिए 6 - 5, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - -2, तो 4 - -2 कितना हो जाता है? 4 - -2। 4 के बाद जो माइनस आएगा वो तो फॉर्मूले का माइनस है, और ये जो -2 है उसको +2 बना देगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी बन गई? 6 - 5 कितना होता है? 1, 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू √1 + 36, दैट इज √37 यूनिट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आई? दिस इज AB। नाउ कमिंग टू BC, BC की वैल्यू क्या होगी? तो BC की वैल्यू क्या होगी? 7 - 6, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर, -2 -4 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आई? 7 - 6 कितना होता है? 1, 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 कितना होता है? -6 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा? √1 का स्क्वायर 1 + 36 इक्वल टू 37 यूनिट, ठीक है। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इधर ही पे आ गया। AB और BC बराबर आ गए ना, राइट? AB एंड BC तो यहीं पर ही इक्वल आ गए, तो AC को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर भी कर लेना, टीचर की तसल्ली के लिए कर देना। कई बार ऐसा हो जाता है कि टीचर बोलेंगे यार तुमको ये भी करना चाहिए था, तो कर लो भाई, है ना। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं सिंस AB इक्वल टू BC, therefore it is an isosceles triangle. This is an isosceles triangle. ठीक है बच्चे लोग, therefore this is an isosceles triangle. I hope आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब यही अलग अलग फिगर दे करके आगे बोलेगा बताओ ये रेक्टेंगल है कि नहीं है। तो कैसे प्रूव करेंगे रेक्टेंगल है कि नहीं है? रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल,
ठीक है, एंड डायगोनल्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड, ये दो अपोजिट साइड सेम होनी इक्वल होनी चाहिए, ये दो सेम होनी चाहिए, एंड डायगोनल इक्वल होना चाहिए, तो रेक्टेंगल है। पूछेगा कि बताओ क्या ये स्क्वायर है, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल आपस में इक्वल होने चाहिए, तो वो स्क्वायर हो गया, राइट। बोलेगा कि बताओ ये रोम्बस है कि नहीं है, तो रोम्बस का मतलब सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए एंड डायगोनल अनइक्वल होने चाहिए, डायगोनल्स अनइक्वल होने चाहिए, तो रोम्बस हो गया। समझ गए क्या? तो ये जो चीज है यही सब आगे आने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लीजिए जल्दी। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD, ये ABCD, ठीक है, as shown in the figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" इसमें जो चंपा होती है वो चमेली को बोलती है कि तुमको नहीं लगता कि ये एक स्क्वायर बन रहा है, राइट? ये देखो ABCD, क्या ये स्क्वायर है? तुमको नहीं लगता? तो भाई बात वही हो गई, आपको क्या करना है, AB की वैल्यू निकालनी है, BC की निकालनी है, CD की, AD की, ये चारों वैल्यू निकालो। स्क्वायर के लिए चारों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक, बस बात बन गई। तो सबसे पहले तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, A का कोऑर्डिनेट क्या है, तो A का x एक्सिस कितना है, 3 है, एंड y एक्सिस x एक्सिस 3 है, y एक्सिस 4 है, 3,4। B का कोऑर्डिनेट क्या है, B का x एक्सिस 6 है एंड y कोऑर्डिनेट 7 है। C का x कोऑर्डिनेट 9 है एंड y कोऑर्डिनेट 4 है। D का x कोऑर्डिनेट 6 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, 6,1, ठीक। तो सबसे पहले निकालेंगे AB, तो AB क्या होगा, AB होगा √6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, तो √6 - 3 कितना होता है, 3 का स्क्वायर, 7 - 4 कितना होता है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, √9 + 9 कितना हो गया, 18। फिलहाल इतने पे रखते हैं, √18। AB के बाद BC की वैल्यू निकालेंगे, BC क्या हो जाएगा, BC 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 - 6 मतलब 3 का स्क्वायर, 4 - 7 4 5 6 7 -3 का स्क्वायर, दैट इज 9 + 9 कितना, √18। इसकी भी वही वैल्यू आई, AB BC CD की वैल्यू क्या होगी, CD की वैल्यू 6 - 9 का स्क्वायर। देखो 6 - 9 भी कर सकते हो, 9 - 6 भी कर सकते हो, या तो इसको इनिशियल पकड़ लो और इसको फाइनल पकड़ लो, या तो इसको इनिशियल और इसको फाइनल पकड़ लो, किसी को भी कर सकते हो, कोई पंगा नहीं है। 6 - 9 को अगर 9 - 6 भी लिखोगे तो कोई पंगा नहीं है। हाँ, बट ये जरूर ऐसा मत कर देना जो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो इसके x में से इसके x को माइनस करना और फिर इसी के y में से इसी के y को माइनस करना। उल्टा मत कर देना कि इसके x को इससे माइनस कर रहे हो और फिर इसके y को इससे कर रहे हो, वैसा नहीं करना, ठीक है। तो 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 6 - 9 कितना होता है, -3 का स्क्वायर, 1 - 4 कितना होता है, -3 का स्क्वायर, √9 + 9 मतलब √18। उसके बाद DA की वैल्यू क्या हो जाएगी, √6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, देखो वही बात आएगी, 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, दैट इज √9 + 9 दैट इज √18, ठीक है। तो सारी साइड्स इक्वल आ गई, सारी साइड्स इक्वल आ गई। अगर सारी साइड्स इक्वल है तो या तो ये स्क्वायर हो सकता है या तो रोम्बस हो सकता है, क्योंकि दोनों में सारी साइड्स इक्वल होती है। तो रोम्बस को स्क्वायर से सेग्रीगेट कौन करता है, डायगोनल्स। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जबकि रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूं, स्क्वायर एंड रोम्बस दोनों में ऑल साइड्स आर इक्वल, तो दोनों को डिफरेंशिएट कौन करता है, उनके डायगोनल्स। स्क्वायर में डायगोनल्स आर इक्वल जबकि रोम्बस में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो यहां पर क्योंकि बोला है कि पता करो क्या ये स्क्वायर है, इसका मतलब जो ये डायगोनल है उनकी वैल्यू अपने आप में सेम होनी चाहिए,
उनकी जो वैल्यू है वो अपने आप में सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब पहले हम एक AC निकालेंगे एंड दूसरा फिर BD निकालेंगे, एक AC निकालेंगे एंड BD निकालेंगे। तो AC क्या होगा, अंडर रूट, AC क्या होगा, अंडर रूट 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो कितना वैल्यू देगा ये, अंडर रूट 9 माइनस 3 कितना होता है 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, देखो स्क्वायर से रूट डायरेक्टली कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 यूनिट। अच्छा जी, ये 6 आया। अच्छा, BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BD की वैल्यू 6 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 7, 6 माइनस 6 0 स्क्वायर, 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर मतलब 36 का रूट कितना आता है 6 यूनिट। तो देखो AC और BD सेम हुए ना, ठीक है। तो क्या लिखोगे रीजन, सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एंड AC इक्वल्स टू एंड डायगोनल लिखना तो लिख सकते हो और नहीं भी लिखना तो भी चलेगा, एंड AC इक्वल टू BD, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस ये है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, डन। अब हो सकता है इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको हिंट दूं, पूरा सॉल्व नहीं करूं, क्योंकि इससे क्या होगा वीडियो लंबा हो जाएगा, सॉल्व करना आपको आ गया है, ठीक है, आपको पता चल गया है क्या करना है, ऑलराइट। तो इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इसके अगले वाले क्वेश्चन को हम फिर धनाधन निपटाएंगे। चलो 3 2 1 गो, बढ़ते हैं आगे। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये जो पॉइंट है इनसे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, नाम दे देना ABCD, ठीक है, नाम दे देना। इनसे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है ये आपको बताना है। अगर AB की वैल्यू BC के बराबर है, BC की वैल्यू CD के बराबर है, CD की वैल्यू DA के बराबर है, सब वैल्यू बराबर है, इसका मतलब वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है। और अगर डायगोनल भी इक्वल, देखो फिर से एक बार, अगर सारी साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल आपस में इक्वल है तो स्क्वायर है। अगर सारी साइड इक्वल है पर डायगोनल अनइक्वल है तो वो रोम्बस है, ठीक। दूसरी चीज, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं एंड डायगोनल इक्वल है तो वो रेक्टेंगल है, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल अनइक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है। कोई भी साइड इक्वल नहीं है, कोई भी साइड अगर इक्वल नहीं है तो वो स्केलन क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो बस आपको ये चेक करके देखना है, क्या क्या चेक करना है याद रखना, एक तो आपको साइड्स चेक करनी है एंड दूसरा डायगोनल चेक करना है, मैं आपके लिए शॉर्ट में यहां पर लिख देता हूं। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज मैं लिख देता हूं, दिस इज अ स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी कैसे होगी, नंबर 1 all sides are equal and number 2 diagonals are equal, ये एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। दूसरा, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है, रोम्बस अगर आप किसी स्क्वायर को पिचका दो ना, ये स्क्वायर है इसको पिचका दो तो रोम्बस ही बनता है। तो रोम्बस की क्या खासियत है, ऑल sides are equal and number 2 diagonals are unequal, ठीक है। रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की क्या खासियत है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड दूसरा डायगोनल्स आर इक्वल एंड पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम। जब आप रेक्टेंगल को पिचकाते हो तो पैरेललोग्राम आता है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अगेन वही प्रॉपर्टी है जो रेक्टेंगल की है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द सेकेंड पॉइंट इज डायगोनल्स आर अनइक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल। ठीक है, तो ये चारों मैंने आपको बता दिया। इन सभी पॉइंट में आपको चेक करना है ए बी बी सी, देखो जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो सबसे पहले आप सारी साइड्स चेक करेंगे और फिर डायगोनल भी चेक करेंगे। सारी साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल आपस में इक्वल है, इसका मतलब स्क्वायर। सारी साइड्स इक्वल है पर डायगोनल अनइक्वल है, मतलब रोम्बस। ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल है और डायगोनल इक्वल है, इसका मतलब रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल अनइक्वल है, इसका मतलब पैरेललोग्राम। ठीक है, कोई भी साइड सेम नहीं है, इसका मतलब रैंडम स्केलर ट्राइंगल। तो फिलहाल मैं आपको जल्दी से इसका आंसर बता देता हूं, आपको वीडियो पॉज करके इसको खुद सॉल्व करना है। मैं आपको आंसर बता देता हूं, वैसे तो टेक्स्ट बुक के पीछे इसका आंसर होएगा ही, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। पहले वाले का आंसर है कि ABCD इज अ स्क्वायर, चेक कर लेना, पहला वाला स्क्वायर निकल के आएगा। दूसरा वाला जो है वो बता रहा है कि ABCD जो है वो कॉलिनियर पॉइंट है, ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। दूसरा वाला केस बताता है कि जो ये ABCD है, ये सेकंड वाला केस, वो क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं। ठीक है, वो जो है वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं। तीसरा वाला, अच्छा क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कहा गया है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कॉलिनियर है, ये जो पॉइंट्स हैं ये कॉलिनियर है। कॉलिनियर का मतलब जानते हो क्या, एक ही लाइन में पढ़ने वाले। और जब भी कोई एक ही लाइन में पढ़ता है तो इसका मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA की वैल्यू AD के बराबर होगी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो कॉलिनियर हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेना। और जो तीसरा वाला है, तीसरा वाला ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तीसरा वाला जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक, तीसरा वाला पैरेललोग्राम है। पहला वाला क्या है, स्क्वायर है। एंड जो ये बीच वाला है वो एक क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। रीजन क्या बता रखा है, बता रखा है कि जो पॉइंट है वो कॉलिनियर है, इसलिए। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा आपको। अब आप क्विकली इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन विच द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। देखिए जी, ये है एक्स एक्सिस और ये पॉइंट है समवट कहीं पर, ये है 2, -5 एंड एक दूसरा पॉइंट है यहां पर -2, 9। आपको बोल रखा है कि एक्स एक्सिस पे, आपको बोल रखा है एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट बताइए जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। एक्स एक्सिस पे आपको क्या बोल रखा है, एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट बताइए जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे वो जो पॉइंट है वो ये है, इसीलिए जो डिस्टेंस ये बन रहा है वही डिस्टेंस ये बन रहा है। ठीक है, वही डिस्टेंस ये बन रहा है। इसको मैं नाम दे देता हूं P और इसको नाम दे देता हूं Q और इसको नाम दे देता हूं R। तो यहां पर जैसा उन्होंने बताया उस हिसाब से PR की वैल्यू RQ के बराबर होगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इन दोनों से इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। इक्वी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इक्वल। अब इतना इक्वल कौन लिखेगा इतना लंबा, इसलिए इक्विडिस्टेंस बोल देते हैं। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो ये जो पॉइंट इक्विडिस्टेंस होना चाहिए, मतलब जो वैल्यू PR की है वही वैल्यू RQ की भी होनी चाहिए। क्लियर है, क्या है ये एक्स एक्सिस है, दिस द एक्स एक्सिस। क्योंकि एक्स एक्सिस है तो आपको एक चीज पता होगी, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, पता है कि नहीं, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मुझे पता लगाना है, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट मुझे पता लगाना है। तो मुझे नहीं पता ये पॉइंट कौन सा है, तो मैं एक रैंडम नाम दे देता हूं। लेट्स से द पॉइंट इज A, मान लेते हैं पॉइंट का नाम है A। तो ये जो पॉइंट है इसका y एक्सिस तो पता है 0 है, x एक्सिस पता लगाना होगा। y क्यों 0 है, क्योंकि पॉइंट कहां आ रहा है, x के ऊपर। x के ऊपर y की क्या वैल्यू होती है 0, और y के ऊपर x की क्या वैल्यू होती है 0। x के ऊपर y की नहीं चलती, y के ऊपर x की नहीं चलती। ठीक, सो जो डिस्टेंस PR का होगा वही QR का होगा। तो मुझे बताओ PR का डिस्टेंस क्या होगा, PR का डिस्टेंस क्या होगा, A -2 का
a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 5 मतलब 0 प्लस 5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर क्यू का डिस्टेंस। तो आर क्यू का डिस्टेंस क्या होगा? तो आप यहां पर माइनस 2 माइनस ए ले सकते हो या a से माइनस 2 ले सकते हो। तो मैं ऐसा ले लेता हूं a माइनस 2, तो a माइनस माइनस 2 मतलब a प्लस 2, तो a प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 का स्क्वायर। ये बन गया। तो ये बना a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू a प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। 0 माइनस 9 क्या होगा? माइनस 9, माइनस 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। यहां से ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ, सॉरी रूट है ना, ये दोनों तरफ का रूट कट जाता है, ठीक है, जैसे पता होगा ना, यहाँ का स्क्वायर और यहाँ का स्क्वायर होगा तो कट जाएगा, यहाँ का रूट कट जाएगा। तो बचेगा क्या? लेफ्ट साइड में बचेगा a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25, a प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, स्क्वायर ओपन करो, a माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर, अच्छा a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4a प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस 25 इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 81। ये हुआ। अच्छा, अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, प्लस 4 से ये प्लस 4 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर बचा 25 प्लस 81 इधर आ जाएगा, माइनस 81 इक्वल टू माइनस 4a उधर चल जाएगा, प्लस 4a प्लस 4a का 4a तो ये है ही। तो 81 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है? 6 7 8 9 10 11, ये 6 हो गया, 2 3 4 5 6 7 5 माइनस 56, दिस इज माइनस 56 इक्वल टू 8a। इसका मतलब a इज इक्वल टू माइनस 56 अपॉन 8, कितना हो गया? 7 जा। सो a का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर? माइनस 7, ठीक है, a का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 7। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूं therefore the point which is equidistance from 2 comma minus 5 and minus 2 comma 9 on x axis is, कौन सा पॉइंट है वो? a कॉमा 0 और a की वैल्यू निकाल चुके हैं माइनस 7, तो वो पॉइंट हो जाएगा माइनस 7 कॉमा 0, ठीक है, माइनस 7 कॉमा 0। क्लियर है एवरीवन? तो ये दो पॉइंट थे, इन दो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर इक्वी डिस्टेंस रख रहे हैं ना, तो x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब y 0 हो गया, तो x क्या है पता नहीं, इसलिए हमने a ले लिया, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया दोनों में और इससे a की वैल्यू पता चल गई। तो ये जो पॉइंट निकल के आया है ये माइनस 7 कॉमा 0 निकल के आया है, ठीक है, तो द पॉइंट इज माइनस 7 कॉमा 0। तो चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 7, यस द आंसर इज माइनस 7 कॉमा 0। तो वीडियो पॉज करके इसको जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, 3 2 1 गो। चलो बढ़ते हैं आगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the point 2 comma minus 3 and q 10 comma y is 10 unit। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आपको y की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, ये पॉइंट p है एंड ये पॉइंट q है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। तो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? pq इक्वल टू अंडर रूट, क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 3 मतलब प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। और आपको ये भी बता रखा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10 यूनिट है, इसका मतलब pq की वैल्यू कितनी है? 10 यूनिट। तो ये बन जाएगा 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 माइनस 2 कितना होता है? 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू
8 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 जब इधर आ जाएगा तो -64 हो जाएगा इक्वल टू वाई प्लस 3 का स्क्वायर। तो 100 माइनस 64 कितना होता है 36, 36 इक्वल टू वाई प्लस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट 36 इक्वल टू वाई प्लस 3, तो रूट 36 कितना होता है 6, 6 इक्वल टू वाई प्लस 3, 6 इक्वल टू वाई प्लस 3, राइट। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 3, ठीक है 6 माइनस 3, सो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, समझ में आया। तो y की वैल्यू कितनी आई 3 आई। बट अगर आप क्लास 11th में होते तो आपको ये करने का आधा ही मार्क्स मिलता, पूरा नहीं मिलता। क्यों पूरा नहीं मिलता, क्योंकि जो ये रूट 36 होता है ना, ये आंसर 6 देगा, जरूरी है जी नहीं, ये दो आंसर देगा, एक +6 और एक -6 देगा। तो अगर +6 देगा तब तो y इक्वल टू 3 आएगा, लेकिन अगर ये -6 देता तो क्या हो जाता, -6 इक्वल टू वाई प्लस 3। तो +3 को जब इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा -6 माइनस 3 इक्वल टू वाई। तो इस हिसाब से y की एक और वैल्यू आएगी, दैट इज -9। तो y का दो वैल्यू आएगा, एक 3 आएगा और एक -9 आएगा। मुझे नहीं पता बुक के पीछे क्या आंसर है, तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि अगर y की वैल्यू सिर्फ 3 दे रखी है पीछे तो ये सोच के चल रहे हैं कि आप बच्चे हैं, लेकिन अगर y की दो वैल्यू लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब वो ये जान रहे हैं कि ठीक है आप थोड़े समझदार हो गए हैं, ये लॉजिक आपको पता होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, रूट 36 जब भी कोई रूट का नंबर सॉल्व होता है ना तो उसके दो आंसर आते हैं, एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। तो रूट ऑफ 36 क्या होगा +-6। वैसे किसी ने पूछा आपसे कि रूट 25 कितना होता है, तो +-5 होता है, ठीक है। कोई पूछेगा रूट 9 कितना होता है, तो रूट +-3 होता है। क्यों ऐसा, ऐसा इसलिए क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, राइट ना। +3 का स्क्वायर भी 9, -3 का स्क्वायर भी 9। तो अगर कल के दिन 9 का रूट निकालोगे तो वो +3 भी आ सकता है और वो -3 भी आ सकता है, इसलिए दोनों लिखा जाता है प्लस एंड माइनस। 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर भी 25। तो जब वो 25 को रूट निकालोगे तो +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप 36 को रूट 36 सॉल्व करोगे तो एक तो होगा +6 और एक होगा -6, तो दो केसेस बनेंगे, ठीक है। सो y कैन टेक आइदर वैल्यू 3 एंड आइदर वैल्यू -9। देखते हैं आपके बुक में क्या पीछे आंसर दे रखा है। अरे वाह, 3 एंड -9, क्या बात है। वो समझ रहे हैं कि आपको ये चीज समझ में आती है, आ गई है, ठीक है। सो दो आंसर होंगे, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -9। देख के अच्छा लगा कि ये कॉन्सेप्ट यहां पर दिया हुआ है। बढ़े आगे, चलो इसे लिख लीजिए जल्दी से। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ q जो कि 0,1 है इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 5, -3 एंड r x, 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओहो, अब ये तो क्वेश्चन हो गया, ये टाइप के क्वेश्चन मुझे लगता है अब आप ये कर लोगे। मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूं, सॉल्व कर लेना। q है 0,1, q जो है जो कि 0,1 है, 0,1, व्हाट इज दिस, दिस इज द q। ये पॉइंट p से, पॉइंट p क्या है 5, -3 एंड पॉइंट r है x, 6। ये पॉइंट r है, ये इक्विडिस्टेंस है, मतलब जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, ठीक है। सो दिस इज r, ये दोनों डिस्टेंस सेम है, ये दोनों डिस्टेंस सेम है। तो आपसे बोल रखा है कि x की वैल्यू निकालो, तो क्या होगा PQ इक्वल टू, क्या लॉजिक लगेगा, PQ इक्वल टू QR। PQ की वैल्यू क्या होगी √5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर इक्वल टू QR की वैल्यू क्या होगी x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। बस उसके बाद आपको सॉल्व कर लेना है। क्या होगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बहुत फटक से हो जाएगा ये, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -3 - 1 होता है -4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इक्वल टू x - 0 x ही होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 6 - 1 होता है 5, 5 का स्क्वायर इज 25, 25 से 25 कैंसिल, x स्क्वायर की वैल्यू 16 आई, सो x इक्वल टू √16 का मतलब x इक्वल टू +-4। तो दो आंसर आएंगे, एक +4 और एक -4। मैं सोच रहा था आप करोगे, ये तो इतना इजी है कि मैं नहीं कर दिया अभी इसको। तो x के दो आंसर है, एक +4 एंड एक -4, ठीक है, +4 एंड -4। चेक कर लेंगे एक बार,
यस द आंसर इज +4 एंड -4। और भी कुछ दिया है क्या यहाँ पर? हाँ, और भी तो क्वेश्चन है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। QR डिस्टेंस आपको निकालना है। आपको ये भी बोल रखा है कि QR का डिस्टेंस क्या होगा एंड PR का डिस्टेंस क्या होगा। तो भाई ये तो एटलीस्ट कर ही लेना आप लोग, PR का डिस्टेंस और QR का डिस्टेंस से तो इजीली निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब तो x पता चल गया ना, अब तो x पता चल गया। और क्योंकि हाँ, अब यहाँ पर एक चीज और है कि सर x के तो 2 आंसर है, यहाँ पर क्या डालेंगे, क्या डालेंगे यहाँ पर? तो एक बार +4 और एक बार -4, ठीक है। तो मतलब दो केसेस बनेंगे, PR के 2 आंसर आएंगे, PR के 2 आंसर आएंगे, QR के 2 आंसर आएंगे, ठीक है। हो सकता है सेम निकले, हो सकता है अलग अलग निकले। ओके, बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट इज, हाँ ये हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3, -6 एंड -3, 4। तो देखो एक पॉइंट है यहाँ पर 3, 6 और दूसरा पॉइंट है -3, 4। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? x, y, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। और ये इक्विडिस्टेंस है, मतलब जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है। आपसे बोल रखा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x एंड y में क्या रिलेशन है कि अगर ये इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंस का मतलब वही हो गया, इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो Q और इसको नाम दे दो R। तो लॉजिक वही लगेगा, PQ इक्वल टू QR का। तो PQ का डिस्टेंस क्या होगा? PQ का डिस्टेंस होगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर इक्वल टू QR कितना होगा? x - -3, दैट मीन्स x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या, अच्छा उसके बाद क्या होगा? रूट से रूट कैंसिल, क्या बचाइए? x - 3 का स्क्वायर, तो ओपन करो इसको, x - 3 का स्क्वायर क्या होगा? a² - 2ab + b स्क्वायर। y - 6 का स्क्वायर क्या होगा? a² - 2ab + b स्क्वायर इक्वल टू इस तरफ a² + 2ab + b स्क्वायर, a² - 2ab + b स्क्वायर। y² से y² कैंसिल, x² से x² कैंसिल, +9 से ये +9 कैंसिल हो जाएगा। और भी कुछ हो सकता है, हाँ चलो ज़्यादा कचरा हो जाएगा इसलिए मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, फिर कैंसिल करते हैं। इक्वल टू 6x - 8y + 16, ठीक। अच्छा ये -8y जब उधर चल जाएगा तो +8y, तो -12y + 8y तो कितना हो जाएगा? -4y रह जाएगा। -6x जब उधर चल जाएगा तो +6x हो जाएगा और ये 12x हो जाएगा। तो क्या आया यहाँ पर? -4y + 36 इक्वल टू 12x + 16। अच्छा 16 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 36 में से 16 गया तो कितना बचेगा? 20। तो -4y + 20 इक्वल टू 12x, ठीक। तो क्या मैं हर एक को 4 से डिवाइड कर सकता हूँ? हर एक को 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो हर एक को 4 से डिवाइड करूँगा, इससे ये कैंसिल, 4 5 = 20, 4 3 = 12। तो -y + 5 इक्वल टू 3x। तो रिलेशन क्या बन के आया? रिलेशन बन के आया 3x + y इक्वल टू 5। सो दिस इज द रिलेशन 3x + y इक्वल टू 5, ठीक है बच्चों लोग। 3x + y इक्वल टू 5, एक बार जरा चेक करेंगे। 3x + y - 5 इक्वल टू 0, राइट, वही है। +5 को इस तरफ ले लोगे तो -5 हो जाएगा और उस तरफ 0 हो जाएगा, वो भी लिख सकते हो। तो ठीक है, तो ये हो गया। पर एक सवाल आपके मन में आया होगा कि यहाँ पर ये वर्ड क्यों लिख रखा है रिलेशन? इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें तो ये बोला होता था फाइंड द वैल्यू, और यहाँ पर रिलेशन क्यों बोला हुआ है? इसकी वजह क्या समझिए, जब भी आपके पास एक अननोन होता है उसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन लगता है। 2 अननोन होंगे तो 2 इक्वेशन लगेंगे, 3 अननोन होंगे तो 3 इक्वेशन लगेंगे। इसके जो ये पहले वाले क्वेश्चंस थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक ही अननोन था x, और इक्वेशन एक ही थी।
देखो उस वक्त भी यही इक्वेशन थी और एक अननोन था, तो एक अननोन एक इक्वेशन, जिसकी वजह से आपको x की वैल्यू मिल गई थी। पर यहां पर प्रॉब्लम क्या है, अननोन दो हैं, x एंड y दोनों ही आपको पता नहीं है, बोथ आर अननोन, और इक्वेशन एक है। तो जब इक्वेशन एक है, अननोन दो होंगे, तो आंसर तो नहीं आएगा, बट हाँ उनके बीच में रिलेशन जरूर आ सकता है, उनके बीच में रिलेशन जरूर आ सकता है। ठीक है, तो ये बात आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी समझी होगी कि जितने अननोन हैं उतने ही इक्वेशन चाहिए होते हैं, तभी आंसर आता है, अदरवाइज आंसर नहीं आता, रिलेशन निकल के आता है बस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगली एक्सरसाइज 7.2 है।